हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपने बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा है और वहां से एनर्जी की आपने वैल्यू कैलकुलेट की है। फ्रॉम बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, energy of electron in nth orbit is En equal to minus 2 pi square m k square z square e की पावर 4 बाय n स्क्वेयर h स्क्वेयर। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन था आपका बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होगी, z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। तो En हो जाएगा आपका माइनस 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर e की पावर 4, z की जगह मैंने 1 रख दिया, बाय h स्क्वेयर, और ये n स्क्वेयर है, इसको अलग से लिख दिया मैंने 1 बाय n स्क्वेयर। ओके, अब लेट इलेक्ट्रॉन makes transition from higher energy level N2 to हायर एनर्जी लेवल है N2, और N2 में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो En2 होगी। फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N2 टू लोअर एनर्जी लेवल En1। तो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में ट्रांजिशन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन N2 लेवल से N1 लेवल में जाएगा, और जब N2 लेवल में था वो उसकी एनर्जी थी En2, और जब वो N1 लेवल में चला जाएगा उसकी एनर्जी होगी En1। तो हमने पढ़ा था कि जब भी एक हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग वो रेडिएशन एमिट करेगा। कि तो उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी, वो होगी En2 माइनस En1। लेट इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N2 टू लोअर एनर्जी लेवल N1। द frequency of emitted photon will be given by equation h mu equal to En2 minus En1। ओके, h mu क्या होगी? एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन और एमिटेड रेडिएशन। ओके, तो यानी क्या करोगे, ये En का जो इक्वेशन नंबर 2 है, एक बार उसमें N2 रखोगे और फिर एक बार इसमें N1 रखोगे, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर
ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर एन टू स्क्वायर, एच स्क्वायर एन टू स्क्वायर, फिर माइनस ई एन वन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर एन वन स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी एच म्यू की आ जाएगी। ई एन टू और ई एन वन की वैल्यू रख दी मैंने। अब मैंने क्या किया, एच म्यू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर, ये सब कुछ कॉमन ले लिया। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर, तो क्या होगा, ये प्लस का 1 बाय एन वन स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में, और ये माइनस का 1 बाय एन टू स्क्वायर। ओके, ये आ गई इक्वेशन एच म्यू के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये एच को इधर डिवाइड कर देंगे, तो म्यू आ जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच क्यूब 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर। स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन होती है म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो यहां से 1 बाय लैम्डा क्या आ गया आपका, म्यू बाय सी, और 1 बाय लैम्डा को कहते हैं वेव नंबर, म्यू बार से लिखते हैं इसको। ओके, 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं और म्यू बार से लिखते हैं इसको। तो यहां से आपका वेव नंबर म्यू बार क्या आएगा, इट विल बी 1 बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल है, म्यू बाय सी के, यानी म्यू की जो ये वैल्यू है इसको सी से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, यहां डिनोमिनेटर में सी और आ जाएगा बस। तो ये होगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय सी एच क्यूब 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर। ओके, आपको क्या चाहिए, वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, इक्वेशन होती है म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो यहां से 1 बाय लैम्डा क्या आ गया, म्यू बाय सी, और 1 बाय लैम्डा को म्यू बार लिखते हैं वेव नंबर। तो 1 बाय लैम्डा क्या है, म्यू बाय सी, म्यू की ये वैल्यू है, सी से डिवाइड करो तो क्या होगा, यहां एक सी और आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा। ओके ओके, सो 1 बाय लैम्डा और म्यू बार इज इक्वल टू R इंटू 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर। लेट ये है इक्वेशन नंबर 3। इसको रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं इक्वेशन 3 को, और जो R है उसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, वेयर R इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय सी एच क्यूब, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय सी एच क्यूब, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। आप एम के ई सी और एच इन सभी की वैल्यूज रखेंगे अगर, तो आर की ये वैल्यू आएगी, इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड इक्वेशन 3 is called Rydberg formula। ओके, ये है रिडबर्ग फॉर्मूला। अब स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन 3 आई है इसमें हमारे पास क्या है कि N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका, हायर एनर्जी लेवल N2 का है आपका और लोअर एनर्जी लेवल N1 का है। तो N2 और N1 की वैल्यूज पर डिपेंड करते हुए, यानी इनकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया है।
तो अब हम वो सीरीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लीमन सीरीज। लीमन सीरीज, लीमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू होती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू ये है। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 2 से 1 या 3 से 1 या 4 से 1 एंड सो ऑन। मीन्स लोअर लेवल n1 है 1 और लोअर अपर लेवल है आपका 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी। तो इस तरह की ट्रांजिशन लीमन सीरीज में आएंगे जो भी होंगी, एंड ये अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करता है। ओके, lines of this series lies in ultraviolet region of electromagnetic spectrum। यानी इस रीजन में, यानी आपकी इक्वेशन 3 में अगर n1 की वैल्यू मैं 1 लेता हूं और n2 की वैल्यू कोई भी 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर जो भी मैं लेता हूं, तो कोरस्पोंडिंग जो वेवलेंथ आएगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन है जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसमें आएगी। यानी उस वेवलेंथ रेंज में लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो इसके लिए आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा ये इक्वेशन 3 से, म्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर इंटू 1 बाय n1 की जगह क्या है 1 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n2 की कोई भी ये वैल्यू हो सकती है आप, ओके, n2 की आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट लीमन सीरीज। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट इज बाल्मर सीरीज। Okay, number 2, बाल्मर सीरीज। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू होगी 3 ऑनवर्ड्स। यानी n2 होगा आपका 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दैट मीन्स लोअर लेवल 2 होगा, अपर लेवल 3 ऑनवर्ड कोई भी वैल्यू होगी, and electron will make transition from n2 to n1। ये जो सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाई करेगी। दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में लाई करेगी। मीन्स इसकी जो वेवलेंथ आएगी इक्वेशन 3 से वो विजिबल रीजन की रेंज में आएगी। तो इसके लिए होगा म्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर। n1 की जगह 2 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये है बाल्मर सीरीज। नंबर 3, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज, इसके लिए n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी।
This series lies in infrared region of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैं शॉर्ट में EM लिख देता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरी स्पेलिंग लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/λ इक्वल्स R इंटू 1/N1 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर क्योंकि N1 की वैल्यू 3 है, माइनस 1/N2 स्क्वायर। नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज में N1 की वैल्यू 4 होगी, N2 की वैल्यू होगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन of electromagnetic spectrum। तो इसमें इक्वेशन बनेगी 1/λ इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। एंड लास्ट है फन सीरीज। इसमें आपकी N1 की वैल्यू 5 होगी और N2 की वैल्यू होगी 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। दिस सीरीज lies in infrared region of electromagnetic spectrum। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी और इसकी इक्वेशन होगी फिर R इंटू 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/N1 स्क्वायर, N1 की वैल्यू 5 है, माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन फॉर फन सीरीज। तो ये 5 सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्टूडेंट, और ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपके पास है फॉर हाइड्रोजन एटम En इक्वल टू -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास बोहर्स थ्योरी से था -13.6 Z²/n स्क्वायर, और Z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है। ओके, तो अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट, तो एनर्जी क्या होगी -13.6/1 स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूं यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी क्या होगी? क्योंकि -13.6 बाय 2 का स्क्वायर, तो -13.6 बाय 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से डिवाइड करोगे ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो E3 होगा -13.6 बाय 3 स्क्वायर। 13.6 को 9 से डिवाइड करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 4 होगी, तो एनर्जी होगी -13.6 बाय 4 का स्क्वायर। तो 16 से डिवाइड करो 13.6 को, तो ये आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n की वैल्यू 5, तो E5 हो जाएगा -13.6 बाय 5 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इक्वल टू 6, तो E6 होगा -13.6 बाय 6 का स्क्वायर, ये आएगा -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 ग्राउंड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 5 एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 6। और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उन स्टेट्स में। अब हम इसे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये n इक्वल टू 1 के लिए है और इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल टू 2 के लिए है -3.4, वो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल टू 3 के लिए -1.51, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 के लिए -0.85, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 5 के लिए -0.54, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 6 के लिए -0.37, n इक्वल टू 6 -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से फिर ऊपर n इक्वल टू 7 भी होगा और फाइनली n इक्वल टू इंफिनिटी भी होगा आपका, n इक्वल टू इंफिनिटी होगा। ओके, तो ये एनर्जी लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में यहां तो सेपरेशन इतना ज्यादा और ये कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां जो हमने कैलकुलेट किया, यहां भी इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालो वो ज्यादा है, इनके बीच में डिफरेंस और कम आएगा, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करके डिफरेंस निकालोगे और कम आएगा। ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसलिए ये डिफरेंस भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके, अब हम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पांचों सीरीज है, लीमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज, उनको ड्रॉ करेंगे।
तो लीमन में क्या होता है, N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मीन्स किसी भी अपर लेवल से n=1 में ट्रांजिशन होगी वो लीमन सीरीज की ट्रांजिशन होगी, यानी ये कुछ इस तरह से होगा। ये जो भी ट्रांजिशन होगी किसी भी अपर लेवल से अप टू इन्फिनिटी तक से, तो ये जो सभी होंगी ये क्या होगी, लीमन सीरीज होगी, लीमन सीरीज। ओके, 2 से 1 में ट्रांजिशन, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 1 में जो भी किसी भी अपर लेवल से ट्रांजिशन होगी वो लीमन सीरीज में होगी। फिर बाल्मर में क्या होता है, बाल्मर में n की वैल्यू होती है आपकी 2, n1 की वैल्यू 2 है, यानी किसी भी अपर लेवल से n=2 लेवल में ट्रांजिशन होगी। तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इसी तरह 6 से 2, 7 से 2, ओके, एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हुआ है, ये है आपका बाल्मर सीरीज। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज के लिए पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू होती है आपकी 3। तो यानी किसी भी अपर लेवल से n=3 में ट्रांजिशन होगी, 4 से 3 में, 5 से 3 में, इस तरह से ये जितनी भी ट्रांजिशन होंगी ये सभी पास्चन सीरीज में होंगी। फिर ब्रैकेट सीरीज में n1 की वैल्यू 4 होती है, तो यानी n=4 में किसी भी अपर लेवल से जो ट्रांजिशन होगी वो ब्रैकेट सीरीज में होगी। और लास्ट में फंड सीरीज, फंड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 5 होती है, तो यानी किसी भी अपर लेवल से n=5 में ट्रांजिशन होगी तो वो फंड सीरीज कहलाएगी। ओके, तो 6 to 5, 7 to 5 एंड फ्रॉम इसी तरह अप टू इन्फिनिटी, तो ये होगी फंड सीरीज। ओके स्टूडेंट, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें जो बाल्मर सीरीज है इसमें 3 से 2 को जो ट्रांजिशन है उसको H अल्फा लाइन कहते हैं, 4 से 2 को H बीटा, यानी ये लाइन क्या है H अल्फा, ये H बीटा, इसी तरह से ये H गामा, 3 से 2 H अल्फा, 4 से 2 H गामा, 5 से 2 4 से 2 इज H बीटा एंड 5 से 2 इज H गामा। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 3 से 2 H अल्फा, 4 से 2 H बीटा, 5 से 2 H गामा। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांजिशन आपकी अल्फा बीटा गामा ट्रांजिशन क्या है बाल्मर सीरीज में, तो आप लिखोगे n=3 से n=2 H अल्फा ट्रांजिशन है, n=4 से n=2 H बीटा ट्रांजिशन है, n=5 से n=2 H गामा ट्रांजिशन है। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसके साथ ही ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। जो हमने बोहर थ्योरी पढ़ी है हाइड्रोजन एटम की, इसकी लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन
ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से अगर 2 आप निकाल दें तो एक रह जाएगा, उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन लाइक लिथियम। यानी जो आपका लिथियम प्लस प्लस है, ये आयन क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक लिथियम कहेंगे हम इसको। ओके, तो पहली लिमिटेशन है दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक atoms. Okay, that is atoms having 1 electron only. Okay, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के पास, दो से ज्यादा, यानी अगर 2 है या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर बोहर थ्योरी फेल हो जाती है। ओके, this theory fails in case of atoms having 2 or more electrons. This theory fails in case of atoms having 2 or more electrons. सेकेंड लिमिटेशन, इस थ्योरी में सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर किए गए हैं, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जब आप हायर क्लासेस में फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है। तो इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों लिए गए। सॉरी, तो हम लिखेंगे इट डज नॉट एक्सप्लेन why only circular orbits were chosen when elliptical orbits are also possible. When elliptical orbits are also possible. Number 3, it does not tell us about anything about relative intensity of spectral lines. रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे हमने पढ़ा स्पेक्ट्रल लाइंस है लीमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज में, तो किन लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किन लाइंस की इंटेंसिटी कम होगी, ऐसा कुछ भी इस थ्योरी में नहीं बताया गया है। ओके, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी एच म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वेशन से आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इस इक्वेशन से, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी उस स्पेक्ट्रल लाइन की, ये आपको पता बोहर थ्योरी से नहीं चलेगा। तो थर्ड हमारी लिमिटेशन है दिस थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग about relative intensity of spectral lines. About relative intensity of spectral lines ओके, ये थर्ड था। फोर्थ है
इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस आप देखते हैं स्पेक्ट्रम में एक्सपेरिमेंटली, अगर आप हाइड्रोजन एटम पर एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर नंबर ऑफ लाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे एक लाइन 2 या 3 में स्प्लिट हो जाएगी। तो उस स्प्लिटिंग को भी बोहर थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो स्प्लिटिंग होती है उसको जेमन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो स्प्लिटिंग होती है उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन फर्दर splitting of spectral lines in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग है उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये थी स्टूडेंट कुछ लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। आपने जो बोहर मॉडल का पोस्टुलेट्स में क्वांटाइजेशन कंडीशन था, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, तो कई बार उसका डेरिवेशन 2 नंबर का एग्जाम में आता है, तो वो हम करेंगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ओके, तो ये न्यूक्लियस है और इसकी सराउंडिंग में ये एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का लेट रेडियस r है, तो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r। सॉरी, ऑर्बिट का रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का 2 पाई r। लेकिन हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर भी है, ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर ऑल्सो। तो अगर मैं वेव की फॉर्म में दिखाऊं इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए मैं यहां से दिखाता हूं, तो ये कुछ वेव इस तरह से बनेगी। ओके, और ये जो वेव है रेड पेन से जो मैंने शो की है, मान लीजिए उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा, तो क्या होगा, कंप्लीट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आनी चाहिए इस सरकमफ्रेंस के इक्वल, यानी इट शुड बी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो लेट n इज इंटीजर, तो ये जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ओके, तो एक सर्कुलर ऑर्बिट को स्टेशनरी एनर्जी स्टेट लेने के लिए क्या होना चाहिए, सरकमफ्रेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ओके, तो हम यहां लिखेंगे फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट टू बी टेकन एज stationary energy state 2 pi r equal to n lambda, means orbit should contain integral number of wavelength, n is some integer, लेकिन लैम्डा की वैल्यू है h बाई mv डी ब्रॉगली इक्वेशन से, तो लैम्डा की हम ये वैल्यू रख देंगे।
तो यहां से ये हो जाएगा 2 पाई r इक्वल टू n और लैम्डा की वैल्यू h बाय mv। तो यहां से आपके पास mvr आ जाएगा nh बाय 2 पाई। मैं mv को इधर ले आया और 2 पाई को नीचे ले गया, और ये mvr क्या था आपका, एंगुलर मोमेंटम। तो ये है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ओके, सो दिस इज बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये समटाइम 2 मार्क्स का डेरिवेशन होता है, तो आपको इस तरह से करना है। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।